बायोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर है मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स, यानी जो वसा है उसका उपापचयन किस तरह से होता है। तो इसके अंदर दो टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे, एक तो है बीटा ऑक्सीडेशन या बीटा ऑक्सीकरण और दूसरा है बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स, वसीय अम्लों का जैव संश्लेषण। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि हम लोग लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म को या जो वसा है उसके उपापचयन को किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारी सेल्स के अंदर या कोशिकाओं के अंदर जो वसा है या लिपिड है वो किस रूप में होती है, ड्रॉपलेट्स के रूप में होती है, बूंदों के रूप में होती है। ठीक है, तो ये जो वसा है इसका निर्माण होना, ठीक है, यानी सिंथेसिस होना, प्लस इसका जो अपघटन है, ठीक है, इसका डिग्रेडेशन जो है, इन दोनों को हम लोग कंबाइंडली क्या बोल देते हैं, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। ठीक है, लिपिड का उपापचयन। ठीक है, तो कोशिकाओं में वसा के संश्लेषण व अपघटन को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या बोल देते हैं, लिपिड का उपापचयन बोल देते हैं। ठीक है, या मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स बोल देते हैं इसको। तो यहाँ पे डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा, वसा का जब भी निर्माण होता है तो उसके अंदर ग्लिसरॉल का एक अणु, ठीक है, वसीय अम्लों के 3 अणुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, और ये जो अभिक्रिया है वो क्या कहलाती है, संघनन अभिक्रिया या कंडेंसेशन रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स या जल के अणु निकलते हैं। ठीक है, तो संघनन होता है और संघनन होने से क्या बनता है, अभी वसा का निर्माण हो जाता है। 3 अणु जल के निकल जाते हैं, वाटर के 3 मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं, और ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, लिपोजेनेसिस। लिपो का मतलब वसा, जेनेसिस का मतलब निर्माण। ठीक है, तो वसा का निर्माण यहाँ पे हो रहा है, तो इसको बोलते हैं लिपोजेनेसिस। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संश्लेषण या सिंथेसिस। अब जब वसा का अपघटन होगा या इसका डिग्रेडेशन होगा तो वसा का जो एक अणु है, ठीक है, वो वापस से किस में कन्वर्ट होगा, वसीय अम्लों व ग्लिसरॉल के अंदर टूट जाता है। ठीक है, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स में डिसोसिएट हो जाता है, इसका डिसोसिएशन हो जाता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं अभी, लिपोलाइसिस। ठीक है, ये जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है, लिपोलाइसिस। अब इसमें क्या होगा, अभी जल के अणु जुड़ते हैं। ठीक है, जब वसा का अपघटन होता है तो जल के अणु इसमें जुड़ते हैं, तो यहाँ पे वसा का क्या हो रहा है, अभी जल अपघटन हो रहा है या हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। ठीक है, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, लिपोलाइसिस। लिपो का मतलब वसा, लाइसिस का मतलब क्या है, अपघटन। ठीक है, तो वसा के जल अपघटन से या लिपोलाइसिस से ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल बनते हैं। ठीक है, ग्लिसरॉल्स एंड फैटी एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो लिपिड का मेटाबॉलिज्म है या लिपिड का उपापचयन है, ये किससे जुड़ा हुआ होता है या किससे संबंधित होता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से संबंधित होता है, यानी दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, लिपिड मेटाबॉलिज्म किससे जुड़ता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से, और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म किससे जुड़ा होता है, लिपिड मेटाबॉलिज्म से। किस तरह से जुड़ा होता है ये हम लोग आगे देखेंगे अभी। तो वसा का जब विघटन होता है या डिसोसिएशन होता है फैट का, तो 2 चीज़ें बनती हैं, एक तो मैंने आपको बताया था ग्लिसरॉल बनता है, और दूसरा क्या बनता है अभी, वसीय अम्ल या फैटी एसिड्स बनते हैं। ठीक है, अब ये जो ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल हैं, ये दोनों के दोनों ही फाइनली कन्वर्ट होते हैं या परिवर्तित होते हैं किसके अंदर, एसिटाइल को एंजाइम ए के अंदर। ठीक है, तो एसिटाइल को एंजाइम ए में परिवर्तित हो गए, और एसिटाइल को एंजाइम ए किसमें एंटर करेगा, क्रेब्स चक्कर के अंदर प्रवेश कर जाता है। और क्रेब्स चक्कर किसका भाग है, अभी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का भाग है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी वसा का जो मेटाबॉलिज्म है या वसा का जो उपापचयन है वो जुड़ा हुआ है किसके साथ, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के साथ। ठीक है, चलिए अब इसको एक डायग्राम से देख लेते हैं। अभी वसा जो है इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, जल अपघटन होगा, और क्या बनेगा, अभी ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल बनेगा। ठीक है, अब इसमें से जो ग्लिसरॉल है ये पहले किस में परिवर्तित होगा, ग्लूकोज के अंदर परिवर्तित होगा। ठीक है, ग्लूकोज फिर क्या करेगा, ग्लाइकोलाइसिस करेगा, और ग्लूकोज के ग्लाइकोलाइसिस से क्या बनता है, अभी अंत में 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं किसके, पायरुविक अम्ल के। ठीक है, और फिर पायरुविक अम्ल क्या करता है, लिंक रिएक्शन में या लिंक अभिक्रिया के अंदर जाता है और क्या बनाता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है। ठीक है, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रवेश कर जाता है किसमें, क्रेब्स चक्कर के अंदर। ठीक है, दूसरी तरफ जो वसीय अम्ल बनेगा, वसीय अम्ल क्या करता है, अभी डायरेक्ट
एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण करता है। फैटी एसिड डायरेक्टली कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स चक्र में प्रवेश कर जाएगा। तो इस तरह से ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल दोनों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाते हैं और जो क्रेब्स चक्र में प्रवेश कर जाता है। क्रेब्स चक्र में प्रवेश करने के बाद उसके बाद क्या होता है अभी, ईटीएस होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और ईटीएस जब चलेगा तो उसके बाद क्या होगा, एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा या एटीपी का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो वसा के अपघटन से भी किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, अब अपने ऊर्जा की बात कर लेते हैं या एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट और वसा की तुलना करें ऊर्जा के लिए, तो सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट में अगर ग्लूकोज की बात करें तो हमें 1 ग्राम ग्लूकोज से कितनी ऊर्जा मिलती है, तो 1 ग्राम ग्लूकोज से हमें मिलेगी 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा। ठीक है, 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है 1 ग्राम ग्लूकोज से। दूसरी तरफ अगर हम वसा की बात करें तो हमें 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये डबल से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो वसा से जो ऊर्जा मिलती है वो लगभग दोगुनी होती है किसकी, कार्बोहाइड्रेट से मिलने वाली ऊर्जा की। तो इस प्रकार वसा से हमें ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में। ठीक है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है और लगभग दोगुनी होती है। ठीक है, ये डाटा आपको ध्यान में रखना है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा जाता है। चलिए, ये तो था अभी इंट्रोडक्शन या परिचय इसका। अब अपने शुरू करते हैं सबसे पहला टॉपिक जो है वसीय अम्लों का जैव संश्लेषण या बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। तो वसीय अम्लों के निर्माण के लिए या फैटी एसिड्स के सिंथेसिस के लिए हमें एक कंपाउंड या एक यौगिक की आवश्यकता पड़ती है। उसका नाम क्या है अभी, एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए अगर हमारे पास है तो हम लोग बायोसिंथेसिस या जैव संश्लेषण कर सकते हैं किसका, वसीय अम्लों का। ठीक है, तो हमारी कोशिकाओं के अंदर जो वसीय अम्ल बनते हैं या पौधों की कोशिकाओं के अंदर जो वसीय अम्ल बनते हैं वो किससे बनते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए से बनते हैं। ठीक है, कैसे बनेंगे ये हम लोग इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये हमें कौन कौन से स्रोत से प्राप्त होता है, इसका सोर्स क्या है। एसिटाइल कोएंजाइम ए के सोर्सेस की बात करें तो ये हमें मिल सकता है पायरुवेट से। ठीक है, पायरुवेट या पायरुविक अम्ल बोल देते हैं इसको। ये किसका एंड प्रोडक्ट है अभी, ग्लाइकोलाइसिस का। और पायरुवेट जब लिंक रिएक्शन या लिंक अभिक्रिया में प्रवेश करेगा तो ये क्या बनाता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है। ठीक है, इसके अलावा अल्कोहल उपापचयन। ठीक है, अल्कोहल मेटाबॉलिज्म अगर होता है तो अल्कोहल मेटाबॉलिज्म का जो लास्ट प्रोडक्ट है वो क्या होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है। इसके अलावा वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड्स जो हैं इनका अगर जल अपघटन होता है, डिग्रेडेशन होता है, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस होता है, तो इससे हमें क्या मिलेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे अमीनो अम्ल होते हैं या अमीनो एसिड्स होते हैं जो कीटोजेनिक होते हैं। ठीक है, तो कीटोजेनिक अमीनो अम्ल जो हैं वो कन्वर्ट हो सकते हैं या परिवर्तित हो सकते हैं किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। तो इस प्रकार एसिटाइल कोएंजाइम ए हमें 4 अलग अलग स्रोतों से प्राप्त हो सकता है कोशिका के अंदर। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए हमें मिल गया। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए का आगे भविष्य क्या हो सकता है। ठीक है, इसका फेट ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए किस में परिवर्तित होता है, किस में एंटर करता है, टीसीए चक्कर के अंदर यानी क्रेब्स चक्कर के अंदर, है ना। ये आपने देखा था लास्ट लेक्चर में, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर लिंक अभिक्रिया में जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है वो प्रवेश करता है किसमें, क्रेब्स चक्कर के अंदर। ठीक है, टीसीए चक्कर के अंदर। तो पहला इसका भविष्य ये हो सकता है। दूसरा भविष्य क्या हो सकता है अभी, ये कन्वर्ट हो जाता है कीटोन बॉडीज़ के अंदर। ठीक है, कीटोन बॉडी में ये परिवर्तित हो जाएगा। तीसरा इसका भविष्य क्या हो सकता है अभी, ये स्टीरोल्स व वसीय अम्लों का निर्माण करेगा। ठीक है, स्टीरोल्स भी एक तरह की वसा ही होती है। तो वसा व वसीय अम्लों का जो निर्माण है वो किससे हो सकता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए से हो सकता है, और ये हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो 3 तरह का जो भविष्य है या फेट है एसिटाइल कोएंजाइम ए का वो हो सकता है। चलिए, अब जो वसीय अम्ल हैं उनका निर्माण कहाँ पर होगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। जो फैटी एसिड्स हैं उनका सिंथेसिस कहाँ पर होता है, उसकी लोकेशन क्या है। तो आप क्या बताओगे, कुछ वसीय अम्लों का निर्माण जो है वो कोशिका द्रव्य में होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ठीक है, अब हमारी कोशिकाओं के अंदर जो ऊर्जा संग्रहित होती है, ठीक है, वो किस रूप में होती है। तो आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा है वो वसा के रूप में ही संग्रहित होती है।
हम लोग जो भी फूड लेते हैं, भोजन लेते हैं, ठीक है, जितना हमारे शरीर को चाहिए होता है, जितनी ऊर्जा चाहिए होती है वो यूटिलाइज हो जाती है। जो एक्स्ट्रा फूड है या अतिरिक्त भोजन जो हम लोग लेते हैं वो सारे का सारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैट के अंदर या वसा में परिवर्तित हो जाता है। तो वसा के रूप में वो संग्रहित हो जाता है हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है। तो वसा के रूप में जो ऊर्जा संग्रहित हो रही है वो कितनी है, 84%, सबसे ज़्यादा है। 84% ऊर्जा जो है वो वसा के रूप में संग्रहित होती है। दूसरे नंबर पर आता है प्रोटीन के रूप में। तो 15% जो ऊर्जा है वो हमारे शरीर में प्रोटीन के रूप में संग्रहित होती है। और कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में जो ऊर्जा है वो सबसे कम संग्रहित होती है, और ये कितनी है, 1% से भी कम ऊर्जा जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में संग्रहित होती है। तो हमारे शरीर में जो ग्लाइकोजन होता है या पौधों के शरीर में जो स्टार्च होती है, ठीक है, वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो वो जो संग्रहित हो रही है ऊर्जा वो 1% से भी कम होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब हमारे शरीर के अंदर जो वसीय अम्लों का निर्माण होता है वो कौन कौन से अंगों के अंदर होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स के अंदर होता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं या उत्तक हैं जिनकी सेल्स के अंदर वसीय अम्ल या फैटी एसिड्स का सिंथेसिस होगा, ठीक है। तो इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो है यकृत यानी कि लिवर, दूसरा है वृक्क या किडनी, और तीसरा मस्तिष्क या ब्रेन, उसके बाद है फेफड़े या लंग्स, उसके बाद स्तन ग्रंथियाँ या मेमोरी ग्लैंड्स, और फिर है एडिपोज उत्तक या एडिपोज टिश्यू। तो ये 6 प्रकार के जो उत्तक हैं या 6 टाइप के जो टिश्यूज़ हैं, इनकी सेल्स के अंदर या कोशिकाओं के अंदर वसीय अम्लों का या फैटी एसिड्स का सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद जब वसीय अम्लों का हम लोग निर्माण करेंगे तो निर्माण के दौरान हमें कुछ सहकारक या को फैक्टर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो ये को फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कौन कौन से को फैक्टर्स हैं अभी, एक तो है NADPH2, ठीक है, NADPH2। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का स्रोत चाहिए, सोर्स चाहिए CO2 का, और वो कौन सा होता है, बाइकार्बोनेट आयंस। HCO3 नेगेटिव को क्या बोल देते हैं, बाइकार्बोनेट आयंस। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स है। इसके अलावा बायोटिन, ठीक है, ये विटामिन होता है। इसके अलावा क्या चाहिए, ATP चाहिए, ऊर्जा चाहिए हमें, है ना। हम लोग कुछ भी बना रहे हैं तो उसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा हमें 2 तरह के आयंस चाहिए, इनको बोलते हैं मैग्नीज आयंस और इनको बोलते हैं मैग्नीशियम आयंस। तो ये हैं अभी को फैक्टर्स या सहकारक जो हमें वसीय अम्लों के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। अब जब वसीय अम्लों का निर्माण हम लोग करते हैं या जो फैटी एसिड्स का सिंथेसिस होता है तो उसके अंदर 2 मेन स्टेप्स होते हैं, है ना, 2 मेन चरण होते हैं। तो ये कौन कौन से हैं अभी, सबसे पहला है एसिटाइल कोएंजाइम ए का परिवहन या ट्रांसपोर्ट ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए को उस जगह पे स्थानांतरित किया जाएगा या ट्रांसपोर्ट किया जाएगा जहाँ पर वसीय अम्लों का निर्माण होना है, ठीक है। पहला स्टेप तो ये है। दूसरा स्टेप क्या है अभी, वसीय अम्लों का संश्लेषण या सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। तो सबसे पहले हम लोग पहले स्टेप की बात करते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए का परिवहन या ट्रांसपोर्ट ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। अब जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये कहाँ पर बनता है अभी, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर बनता है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। जबकि वसीय अम्ल का जो निर्माण है वो कहाँ पर होना है, कोशिका द्रव्य में होना है या साइटोप्लाज्म के अंदर होना है, ठीक है। तो इसका मतलब एसिटाइल कोएंजाइम ए को माइटोकॉन्ड्रिया से कोशिका द्रव्य में इसका परिवहन किया जाता है या इसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए अपने आप कोशिका द्रव्य में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी जो आंतरिक झिल्ली होती है ना, जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो एसिटाइल कोएंजाइम ए के लिए क्या होती है, अपारगम्य होती है या इम्परमिएबल होती है, ठीक है। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए इस आंतरिक झिल्ली को या इनर मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकता, ठीक है। इसको डायग्राम से समझ लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिख रही होगी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है अभी, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है। इसके अंदर 2 झिल्लियाँ होती हैं, ये इसकी बाहरी झिल्ली हो जाएगी और ये ग्रीन वाली जो है ये इसकी आंतरिक झिल्ली हो जाएगी। तो पाइरुवेट से क्या बनना है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनना है, किसके द्वारा, लिंक अभिक्रिया के द्वारा या लिंक रिएक्शन के द्वारा। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए इस आंतरिक झिल्ली को पार नहीं कर सकता। तो जब तक इसको ये पार नहीं करेगा तब तक ये कोशिका द्रव्य के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसका जो
एसिटाइल कोएंजाइम ए का कोशिका द्रव्य में प्रवेश संभव नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए आप। तो फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए कैसे कोशिका द्रव्य में पहुंचता है। ठीक है, तो ये क्या करता है अभी, किसी दूसरे यौगिक के अंदर परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, दूसरे यौगिक में कैसे परिवर्तित होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए अभिक्रिया करता है किसके साथ, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ। ठीक है, जब एसिटाइल कोएंजाइम में क्रेब्स चक्र में प्रवेश करता है तो सबसे पहले कौन से यौगिक के साथ अभिक्रिया करता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है और 6 कार्बन कंपाउंड या 6 कार्बन यौगिक बनाता है जिसको क्या बोलते हैं, सिट्रेट। ठीक है, तो एसिटाइल कोएंजाइम में सिट्रेट में परिवर्तित हो जाता है किसके साथ अभिक्रिया करके, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके। अब ये जो सिट्रेट है इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली कैसी होती है, पारगम्य होती है या परमिएबल होती है। तो इसका मतलब ये जो सिट्रेट है ये माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर कोशिका द्रव्य में आसानी से प्रवेश कर सकता है। चलो इसको अपने देखते हैं डायग्राम से। तो ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिख रही होगी, ये इसकी बाहरी झिल्ली है, आउटर मेम्ब्रेन है, और ये ग्रीन वाली जो है ये इसकी आंतरिक झिल्ली है या इनर मेम्ब्रेन है। एसिटाइल कोएंजाइम में किसके साथ अभिक्रिया करता है अभी, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ, और क्या बना देता है, 6 कार्बन कंपाउंड बना देता है सिट्रेट। सिट्रेट के लिए आंतरिक झिल्ली क्या है, पारगम्य है, तो सिट्रेट इसको पार करके कहाँ चला जाएगा, कोशिका द्रव्य में चला जाएगा। कोशिका द्रव्य में जाने के बाद एक एंजाइम इस पर क्रिया करता है जिसको बोलते हैं सिट्रेट लाइज। सिट्रेट लाइज जब इस पर क्रिया करेगा तो सिट्रेट में से एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन कंपाउंड बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और सिट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार एसिटाइल कोएंजाइम में कहाँ पहुँच गया अभी, कोशिका द्रव्य के अंदर या साइटोप्लाज्म के अंदर पहुँच गया। अब ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड यहाँ पे आया है ये किस में कन्वर्ट होगा अभी, मैलेट के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, मैलेट से या तो ये किस में कन्वर्ट हो सकता है, पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो चाहे मैलेट हो चाहे पायरुवेट हो, ये दोनों के दोनों ही माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं, है ना, क्योंकि मैलेट और पायरुवेट जो है इन दोनों के लिए जो माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्लियाँ हैं या मेम्ब्रेन्स हैं वो क्या होती हैं, पारगम्य होती हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रवेश कर जाते हैं दोनों के दोनों, मैलेट और पायरुवेट, और इस तरह से ये जो साइकिल है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए को कोशिका द्रव्य में लाने का कार्य किसने किया, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ने किया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी इसके ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन के बारे में, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, तो उसको ध्यान से समझ लेना। उसके बाद दूसरा स्टेप जो मेन स्टेप है इसका, वसीय अम्ल का संश्लेषण या सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे पामेटिक अम्ल का, है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि पामेटिक अम्ल के अंदर कितने कार्बन होते हैं। ठीक है, तो पामेटिक एसिड जो है, पामेटिक अम्ल के अंदर टोटल 16 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो 16 कार्बन कंपाउंड है, जबकि जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये कितने कार्बन कंपाउंड है, 2 कार्बन कंपाउंड। तो हमें 16 कार्बन कंपाउंड बनाना है, तो हमें कितने एसिटाइल कोएंजाइम ए के अणु चाहिए होते हैं, 8। 8 इंटू 2 कितने हो जाएंगे, 16 कार्बन। तो 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए के अणु हमें चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है अभी, सबसे पहले 7 एसिटाइल कोएंजाइम ए के जो अणु हैं वो आपस में क्रिया करके, ठीक है, आपस में जुड़ते हैं। इनका क्या होता है, कार्बोक्सिलीकरण होता है। ठीक है, इन 7 एसिटाइल कोएंजाइम ए अणुओं का क्या होता है, कार्बोक्सिलीकरण होता है। ठीक है, तो 7 इंटू 2 कितने हो गए, 14 कार्बन हो गए। अभी एक एसिटाइल कोएंजाइम में और आएगा, वो कब आएगा, जब इसका संघनन व अपचयन होगा। तो इन 7 एसिटाइल कोएंजाइम में अणुओं का संघनन होता है, संघनन होने के बाद अपचयन होता है, और अपचयन होने के बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए का एक और अणु जो है वो जुड़ जाता है। तो टोटल कितने हो गए, 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए के अणु हो गए। इसका मतलब 16 कार्बन पूरे हो गए। तो क्या बन गया, ये पामेटिक अम्ल या पामेटिक एसिड का जो फॉर्मेशन है वो हो जाता है। ठीक है, अब इसको अपने एक डायग्राम से समझते हैं। तो ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा 7 एसिटाइल कोएंजाइम ए के अणु। ठीक है, इसके अंदर कितने कार्बन हो जाएंगे, 14 कार्बन हो जाएंगे, क्योंकि 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने हो गए, 14 कार्बन हो गए। अब यहाँ पे क्या होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए के 7 अणुओं का क्या होता है, अभी कार्बोक्सिलीकरण होता है। ठीक है, कार्बोक्सिलीकरण किस एंजाइम की उपस्थिति में होगा, एसिटाइल को एंजाइम ए कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में। कार्बोक्सिलेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। तो 7 अणु किसके जुड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के जुड़ते हैं,
क्योंकि 7 अणु एसिटाइल कोएंजाइम ए के अभिक्रिया करेंगे और 7 ही अणु हमें किसके चाहिए होते हैं, एटीपी के चाहिए होते हैं। तो ऊर्जा जो है यहाँ पे खर्च होगी और 7 अणु बन जाएंगे किसके, मेलोनिल कोएंजाइम ए के बन जाएंगे। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, मेलोनिल कोएंजाइम ए जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है, जबकि एसिटाइल कोएंजाइम ए जो था ये कैसा था, 2 कार्बन कंपाउंड था। तो एक कार्बन कहाँ से आया, इस CO2 से आया। ठीक है, तो मेलोनिल कोएंजाइम ए बन गया। तो 7 × 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने कार्बन हो गए, 21 कार्बन हो गए। ठीक है, अब क्या होगा भाई, संघनन व अपचयन होगा, यानी कंडेंसेशन एंड रिडक्शन होगा। और कंडेंसेशन एंड रिडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होता है अभी, 14 अणु चाहिए किसके, NADPH2 के। ठीक है, जो इसमें यूटिलाइज होते हैं, जो हाइड्रोजन देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन देने का काम करते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, अपचयन या रिडक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो 7 अणु जुड़े थे किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के, वो इस मेलोनिल कोएंजाइम ए से बाहर निकल जाते हैं। 7 अणु जो जुड़े थे कार्बन डाइऑक्साइड के, पहले कार्बोक्सिलेशन हुआ था, अब यहाँ पे क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा और 7 अणु जो है वो बाहर निकल जाएंगे। इसके बदले एक जो एसिटाइल कोएंजाइम ए का अणु है, यानी कि 2 कार्बन कंपाउंड जो है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो कितने कार्बन है, 21 कार्बन है। 21 में से 7 गए, कितने रह गए, 14 कार्बन रह गए। और 14 + 2 ये जहाँ यहाँ पे जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 16 कार्बन हो जाएंगे। और 16 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा क्या, पामेटिक एसिड या पामेटिक। ठीक है, तो इस तरह से वसीय अम्ल का निर्माण हमने कर लिया। जितने भी वसीय अम्ल हमारे शरीर के अंदर या पौधों के शरीर के अंदर उपस्थित होते हैं, वो सारे के सारे ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, सेम स्टेप रहते हैं। तो ये है अभी वसीय अम्ल का जैव संश्लेषण या बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है इसके अंदर, बीटा ऑक्सीकरण, सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ा क्वेश्चन आता है इस पर। तो बीटा ऑक्सीकरण क्या होता है अभी, ऑक्सीकरण है ना, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन जो है क्या है, अपघटन की प्रक्रिया है या डिसोल्यूशन का प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा अभी, कोई जटिल अणु है, उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा या ऑक्सीकरण होगा, और उसके ऑक्सीकरण से क्या बनेगा, सिंपल मॉलिक्यूल्स या सरल अणुओं का निर्माण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो जटिल अणु है या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो कौन सा है, वसीय अम्ल है। ठीक है, वसीय अम्ल के अंदर कितने कार्बन है अभी, 14 से लेके 20 तक हो सकते हैं या 22 तक हो सकते हैं, है ना। तो बड़ा मॉलिक्यूल है या जटिल यौगिक है, इसका क्या होगा, अपघटन होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा। और हाइड्रोलाइसिस से क्या बनेगा अभी, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। ठीक है, तो कहाँ पर 14 से लेके 20 तक कार्बन थे, 22 तक कार्बन थे, और इसमें कितने हैं, सिर्फ 2 ही कार्बन है। ठीक है, तो बीटा ऑक्सीकरण क्या है भाई, वसीय अम्लों के अपघटन से एसिटाइल कोएंजाइम ए के निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा ऑक्सीकरण बोलते हैं। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि बीटा ऑक्सीकरण कहाँ पर होता है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण क्या है, एक तरह का श्वसन है, वायवीय श्वसन है या एरोबिक रेस्पिरेशन है। और रेस्पिरेशन हमेशा कहाँ होता है भी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो इसका मतलब बीटा ऑक्सीकरण भी कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर ये संपन्न होगा। ठीक है, पूर्णतः वायवीय प्रक्रिया है, इसका मतलब कंप्लीटली क्या है, ये एरोबिक प्रोसेस है। इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति या ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस है वो रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे आवश्यक होती है। अब बीटा ऑक्सीकरण कौन कौन से ऊतकों में होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है अभी। लिवर के अंदर, यकृत के अंदर होता है, हार्ट हृदय में होता है, किडनी या वृक्क के अंदर होता है ना। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ब्रेन के अंदर नहीं होता है ना, मस्तिष्क के ऊतकों के अंदर बीटा ऑक्सीकरण नहीं होता। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। एसिटाइल कोएंजाइम ए की हम लोग बात करते हैं। जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो क्या करता है अभी, क्रेब्स चक्र में प्रवेश कर जाता है ना, क्रेब्स चक्र में प्रवेश कर गया। और क्रेब्स चक्र के बाद क्या होता है, ETS होता है, और ETS से फिर क्या बनता है अभी, ATP का जो निर्माण है वो हो जाता है। ठीक है, बीटा ऑक्सीकरण का जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम ए है। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स चक्र में प्रवेश करके ETS के माध्यम से ATP का सिंथेसिस करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और क्रेब्स चक्र और ETS कहाँ हो रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही हो रहे हैं, है ना। तो इसलिए एसिटाइल कोएंजाइम ए को ट्रांसपोर्ट करने की या परिवहन करने की आवश्यकता नहीं होती।
ठीक है। और ये चीज़ आपको पता ही होगी, मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर बताया था, एक एसिटाइल कोएंजाइम में से कितने एटीपी के अणु हमें मिलते हैं, 12 एटीपी के अणु मिलते हैं। एक NADH2 से हमें कितने एटीपी के अणु मिलते हैं, 3 एटीपी मिलते हैं। और एक FADH2 के मॉलिक्यूल से हमें कितने एटीपी मिलते हैं, 2 एटीपी मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो डाटा है वो आपको ध्यान में रखना है, आगे काम में आएगा। अब बीटा ऑक्सीकरण जो है वो उसके 3 स्टेप्स होते हैं या 3 चरण होते हैं। तो कौन कौन से स्टेप्स हैं अभी? सबसे पहला स्टेप इसका है कोशिका द्रव्यी सक्रियण, या इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक एक्टिवेशन। दूसरा स्टेप है कार्निटीन शटल, या कार्निटीन शटल ही बोल देते हैं इंग्लिश में भी, हिंदी में भी। तीसरा है बीटा ऑक्सीकरण। तो ये 3 स्टेप्स हैं, इनको एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जैसे कोशिका द्रव्यी सक्रियण या साइटोप्लाज्मिक एक्टिवेशन, तो वसीय अम्ल का क्या होना है अभी, अपघटन होना है, यहाँ पे डिसोल्यूशन होना है। तो ये जो वसीय अम्ल या फैटी एसिड है ये कहाँ पर उपस्थित होता है? मैंने अभी आपको बताया था कोशिका द्रव्य के अंदर या साइटोप्लाज्म के अंदर, क्योंकि इसका निर्माण कहाँ हो रहा है? कोशिका द्रव्य में हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ठीक है, और कोशिका द्रव्य में ये जो वसीय अम्ल है ये कैसा होता है? निष्क्रिय अवस्था में होता है या इनएक्टिव स्टेट के अंदर होता है। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है? एक्टिव स्टेट में या सक्रिय अवस्था में परिवर्तित करना है। तो इसको सक्रिय अवस्था में कैसे परिवर्तित करेंगे? अगर हम वसीय अम्ल के साथ या फैटी एसिड के साथ कोएंजाइम ए को जोड़ दें, अटैच कर दें, ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा? वसीय अम्ल सक्रिय हो जाएगा। और अब इस वसीय अम्ल को या फैटी एसिड को हम लोग क्या बोलेंगे? फैटी एसाइल कोएंजाइम ए। तो जब फैटी एसिड फैटी एसाइल कोएंजाइम ए में परिवर्तित हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? सक्रिय वसीय अम्ल या एक्टिव फैटी एसिड बोलते हैं। ठीक है, और इस प्रक्रिया में ऊर्जा खर्च होती है। तो कितनी ऊर्जा खर्च होगी भी? 1 एटीपी। तो 1 एटीपी जो है वो यहाँ पे यूटिलाइज होता है। ठीक है, चलिए इसको डायग्राम से समझते हैं हम लोग। ये कोई फैटी एसिड है, वसीय अम्ल है, जो कैसा है अभी? निष्क्रिय है। ठीक है, इसका हमें सक्रियण करना है तो हमें क्या चाहिए? कोएंजाइम ए चाहिए। और ये जो कोएंजाइम ए है ये फैटी एसिड के साथ या वसीय अम्ल के साथ जुड़ेगा। ठीक है, और क्या बनाएगा? फैटी एसाइल कोएंजाइम ए बना देगा, जो कि कैसा होगा? सक्रिय होगा। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए? इसके लिए एंजाइम चाहिए, इसको बोलते हैं फैटी एसाइल थायोकाइनेज। ठीक है, फैटी एसाइल थायोकाइनेज, या इसको बोलते हैं एसाइल कोएंजाइम ए सिंथेटिक्स। तो ये दोनों एक ही बात है। इसके अलावा हमें क्या चाहिए? यहाँ पे मैग्नीशियम आयंस की आवश्यकता होती है। ठीक है, और SH यानी सल्फर और हाइड्रोजन की यहाँ पे आवश्यकता हमें होती है। यहाँ पे 1 एटीपी खर्च होता है, लेकिन ये जो 1 एटीपी है ये 2 एटीपी के बराबर होगा या 2 एटीपी के इक्वल होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एटीपी किस में परिवर्तित हो रहा है? AMP के अंदर परिवर्तित हो रहा है, प्लस PPI इनऑर्गेनिक बाइफॉस्फेट यहाँ पे बाहर निकल रहा है। नॉर्मली जब भी एटीपी खर्च होता है तो किस में परिवर्तित होता है? ADP प्लस PI में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे किस में परिवर्तित हो रहा है? AMP प्लस PPI में। इसका मतलब 2 फॉस्फेट जो एस्टर बंध है ना, फॉस्फेट के जो एस्टर बंध हैं वो 2 टूट रहे हैं, है ना, 2 फॉस्फेट अलग हो रहे हैं। इसका मतलब 2 फॉस्फेट की ऊर्जा यूज हो रही है, तो 2 एटीपी की ऊर्जा के बराबर है। तो हम लोग इस 1 एटीपी को 2 एटीपी के बराबर मानते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जो आगे हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे एटीपी की तब यहाँ ये चीज़ काम में आएगी। तो इस तरह से हमने फैटी एसिड या वसीय अम्ल का सक्रियण या एक्टिवेशन कर लिया। ठीक है, दूसरा स्टेप जो है या चरण जो है वो कहलाता है कार्निटीन शटल। अब कार्निटीन शटल की आवश्यकता क्यों होती है? जो वसीय अम्ल है या फैटी एसिड है या जो हमने सक्रिय बनाया है उसको फैटी एसाइल कोएंजाइम ए जो है वो कहाँ पर उपस्थित होता है? अभी कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है। जबकि बीटा ऑक्सीकरण कहाँ पे होना है? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होना है। ठीक है, लेकिन ये जो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए हमने बनाया है इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली है या इनर मेम्ब्रेन है ये कैसी होती है? अपारगम्य होती है या इम्परमिएबल होती है। ठीक है, तो इसका मतलब जो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए है वो अपने आप कोशिका द्रव्य से माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिर इसको माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में पहुंचाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली है, ठीक है, उस पर एक विशेष शटल उपस्थित होता है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? कार्निटीन शटल बोलते हैं। तो इस कार्निटीन शटल का काम क्या है? एसिड जो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए है
उसको कोशिका द्रव्य से यानी साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में स्थानांतरित करना, है ना, उसका परिवहन करना। तो इसलिए हमें कार्निटीन शटल की आवश्यकता पड़ती है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, कार्निटीन शटल के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। तो इसको डायग्राम से देखते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास भी फैटी एसाइल कोएंजाइम ए है, जो कि कैसा है, सक्रिय है, ठीक है। अब इसको हमें कहाँ पहुँचाना है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुँचाना है, मैट्रिक्स साइड। ये है कोशिका द्रव्य साइड और ये है मैट्रिक्स साइड। अब ये फैटी एसाइल कोएंजाइम में अपने आप यहाँ पर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये जो आंतरिक झिल्ली है, जो इनर मेम्ब्रेन है, ये इसके लिए क्या है, अपारगम्य है या इम्परमेएबल है। तो अब क्या करेगा अभी, कोशिका द्रव्य के अंदर कार्निटीन नाम का एक यौगिक उपस्थित होता है। तो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए कार्निटीन के साथ अभिक्रिया करता है। ऐसा करने से फैटी एसाइल कोएंजाइम ए में से कोएंजाइम ए बाहर निकल जाता है और फैटी एसाइल किसके साथ जुड़ जाता है, कार्निटीन के साथ। और क्या बन जाता है अभी, फैटी एसाइल कार्निटीन कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। अब ये जो फैटी एसाइल कार्निटीन कॉम्प्लेक्स है, ये प्रवेश करेगा माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली है या इनर मेम्ब्रेन है, इस पर एक एंजाइम उपस्थित होता है, इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेज। तो ट्रांसलोकेज का काम यही है कि ये फैटी एसाइल कार्निटीन को पहचान कर क्या करे, इसको ट्रांसपोर्ट होने दे, कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स। तो ये फैटी एसाइल कार्निटीन ट्रांसलोकेज से होता हुआ कहाँ पहुँच जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में पहुँच जाता है। मैट्रिक्स में जाने के बाद फिर से ये क्रिया करता है किसके साथ, कोएंजाइम ए के साथ। तो ये कोएंजाइम ए किसके साथ जुड़ जाएगा, फैटी एसिड के साथ या एफ ए के साथ जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए बन जाएगा। और ये जो कार्निटीन है ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है ट्रांसपोर्ट का या परिवहन का, ठीक है, जो कि कार्निटीन शटल के द्वारा किया जाता है। उसके बाद तीसरा जो कि सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, बीटा ऑक्सीकरण, ठीक है। तो बीटा ऑक्सीकरण कहाँ पे होता है अभी, इसकी लोकेशन जो है वो आपसे पूछी जा सकती है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होता है। तो इसके 4 सब स्टेप्स होते हैं या 4 इसके उपचरण होते हैं, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला जो सब स्टेप है वो कौन सा होता है अभी, ऑक्सीकरण, ठीक है। ऑक्सीकरण के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है, उस एंजाइम का नाम आपको ध्यान में रखना है, FAD लिंक्ड डिहाइड्रोजिनेज। दूसरा स्टेप कौन सा है अभी, हाइड्रेशन, या इसको बोलते हैं जलीकरण, ठीक है। तो जल जो है वो यहाँ पे जुड़ेगा और इसके लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेज। तीसरा स्टेप फिर से क्या है, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे जो एंजाइम चाहिए होता है वो कौन सा है, NAD लिंक्ड डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। और लास्ट स्टेप, चौथा स्टेप कौन सा है अभी, थायोलाइटिक अपघटन या थायोलाइटिक क्लीवेज बोल देते हैं इसको। और इसके लिए एंजाइम चाहिए होता है कौन सा, थायोलेज, ठीक है। तो ये 4 सब स्टेप्स हैं या उपचरण हैं किसके, बीटा ऑक्सीकरण के एक साइकिल के, ठीक है, बीटा ऑक्सीकरण के एक साइकिल के या एक चक्र के, ठीक है। इसी तरह के कई चक्र रिपीट होते हैं बार बार, ताकि जो वसीय अम्ल है या फैटी एसिड है उसका अपघटन या डिसोल्यूशन किया जा सके। तो उसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं अभी। तो पामिटिक अम्ल जो है वो अपनी सक्रिय अवस्था में हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पामिटॉयल कोएंजाइम ए, क्योंकि हमने पामिटिक अम्ल के साथ क्या जुड़ा हुआ है, कोएंजाइम ए जुड़ा हुआ है। तो पामिटिक अम्ल में कितने होते हैं, 16 कार्बन होते हैं, तो ये 16 कार्बन कंपाउंड है पामिटॉयल कोएंजाइम ए। अब यहाँ पर एंजाइम कौन सा, FAD लिंक्ड डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। डिहाइड्रोजिनेज का मतलब क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन निकलेंगे, कहाँ से निकलेंगे, पामिटॉयल कोएंजाइम ए से हाइड्रोजन निकलेंगे। तो ये जो एंजाइम है वो किसके साथ लिंक्ड है, FAD के साथ। तो ये जो हाइड्रोजन निकलेंगे वो किसके साथ जुड़ेंगे, FAD के साथ जुड़ेंगे और एक अणु बना देंगे किसका, FADH2 का एक अणु बना देंगे। और पामिटॉयल कोएंजाइम ए किस में परिवर्तित हो जाएगा, ट्रांस इनॉयल कोएंजाइम ए में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो ये है भी पहला सब स्टेप या पहला उपचरण। उसके बाद दूसरा सब स्टेप आता है जिसमें हाइड्रेशन या जलीकरण होता है, यानी कि जल का अणु या वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो ट्रांस इनॉयल कोएंजाइम ए के साथ जुड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए एंजाइम कौन सा चाहिए, हाइड्रेटेज चाहिए। तो फाइनली कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है। अब ये जो बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए है
ये फिर आगे तीसरे सब स्टेप के अंदर या तीसरे उपचरण में जाएगा, जहाँ पे एंजाइम हमें चाहिए होता है कौन सा, NAD लिंक्ड डिहाइड्रोजिनेज। तो डिहाइड्रोजनेशन होगा, हाइड्रोजन निकलेगा बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए में से, और ये हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ेगा, NAD के साथ जुड़ेगा, और क्या बन जाएगा, NADH2 बन जाएगा, एक मॉलिक्यूल बन गया इसका। तो ये थर्ड जो सब स्टेप था या उपचरण था वो पूरा हो गया। तो बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए बन जाता है, फाइनल प्रोडक्ट जो है बनता है ना, थर्ड स्टेप के अंदर, थर्ड सब स्टेप के अंदर या तीसरे उपचरण के अंदर। उसके बाद चौथा सब स्टेप आता है थायोलेज एंजाइम की उपस्थिति में। इसका क्या होता है, थायोलाइटिक अपघटन या थायोलाइटिक क्लीवेज होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अभी को एंजाइम ASH की हमें आवश्यकता होती है, तो ये इसके साथ जुड़ेगा। अब जो SH होगा ये तो किसके साथ जुड़ जाएगा, बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए के साथ जुड़ जाएगा, और बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए से 2 कार्बन अलग हो जाते हैं, और ये 2 कार्बन किसके साथ जुड़ते हैं, कोएंजाइम ए के साथ, और क्या बन जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाता है। तो बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए के अंदर कितने कार्बन है, 16 कार्बन है, 2 कार्बन इसमें से बाहर निकल गए एसिटाइल कोएंजाइम ए के रूप में, और कितने कार्बन कंपाउंड बचा, 14 कार्बन कंपाउंड, जिसको क्या बोलते हैं, माइरिस्टॉयल कोएंजाइम ए। ठीक है, तो 16 कार्बन कंपाउंड से 14 कार्बन कंपाउंड बना, और निकला क्या, एक मॉलिक्यूल निकला एसिटाइल कोएंजाइम ए का। तो इसको क्या बोलते हैं, एक चक्र बोल देते हैं, या 1 साइकिल बोल देते हैं, किसका, बीटा ऑक्सीकरण का। तो इस तरह के और साइकिल्स या और चक्र रिपीट होते हैं बार बार, जब तक कि सारे के सारे कार्बन किस में परिवर्तित नहीं हो जाते, एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर परिवर्तित नहीं हो जाते। ठीक है, तो एक चक्र तो ये हो गया, एक साइकिल ये हो गया, और कितने साइकिल्स हमें ऐसे और चाहिए होंगे, 6 चक्र और चाहिए होंगे, है ना। एक चक्र तो ये हो गया, 6 चक्कर या 6 साइकिल्स हमें बीटा ऑक्सीकरण की और रिपीट करने पड़ेंगे। ठीक है, और उसके फलस्वरूप हमें क्या मिलेगा, 7 एसिटाइल कोएंजाइम ए और मिल जाएंगे, 6 NADH2 और मिल जाएंगे, और 6 FADH2 और मिल जाएंगे। तो अगर हम इनका टोटल करें तो टोटल हमें कितने एसिटाइल कोएंजाइम ए के अणु मिलेंगे, तो 7 तो ये हो गए, और एक जो था वो पहले चक्र के अंदर यहाँ पर फर्स्ट साइकिल के अंदर हमें मिला था। तो टोटल कितने हो गए, 7 + 1 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए के अणु हमें मिलते हैं पामिटिक या पामिटॉयल कोएंजाइम ए के बीटा ऑक्सीकरण से। NADH2 कितने मिलेंगे भी, 6 तो ये हो गए, और एक पहले चक्कर के अंदर या फर्स्ट साइकिल में मिला था, तो 6 + 1 कितने हो गए, 7 NADH2 के मॉलिक्यूल्स हो गए। और FADH2 के कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, 6 मॉलिक्यूल्स तो ये हो गए, 6 FADH2, और एक FADH2 कहाँ मिला हमें, फर्स्ट चक्कर के अंदर या पहले साइकिल के अंदर, तो 6 + 1 कितने हो गए, 7 हो गए। ठीक है, तो ये है भी प्रोडक्ट्स जो पामिटॉयल कोएंजाइम ए के बीटा ऑक्सीकरण से हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब हम ATP की गणना करते हैं कि हमें कितने ATP जो हैं वो मिलेंगे। तो हमें 8 तो क्या मिला, एसिटाइल कोएंजाइम ए मिले, और एक एसिटाइल कोएंजाइम में से कितने ATP मिलते हैं, मैंने आपको बताया था 12, तो 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने ATP हो गए, 96 ATP। 7 हमें क्या मिले, NADH2, तो एक NADH2 से कितने ATP मिलते हैं, 3 ATP, तो 7 × 3 कितने हो गए, 21 या 21 ATP हो गए। और 7 मॉलिक्यूल हमें किसके मिलते हैं, FADH2 के, एक FADH2 से कितने ATP मिलते हैं, 2, तो 7 × 2 कितने हो गए, 14 ATP हो गए। अब इनका टोटल कर लिया हमने, जब हम टोटल करते हैं तो कितने ATP मिलते हैं, 131 ATP। अब इसमें से 2 ATP माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, जब आपने सक्रियण किया था फैटी एसिड का या वसी अम्ल का, जब आपने सक्रियण किया था तब वहाँ पे 1 ATP खर्च हुआ था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि वो 2 ATP की ऊर्जा के बराबर है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ATP किस में परिवर्तित होता है, AMP + PPI के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो वहाँ पे 1 ATP 2 ATP की ऊर्जा के बराबर था, तो यहाँ पे 2 ATP हमें माइनस करने पड़ेंगे। तो हमें जो शुद्ध लाभ था या प्योर बेनिफिट जो हमें हुआ ATPs का, वो कितने का था, 129 ATP का। तो इसका मतलब हमें एक पामिटिक अम्ल के अणु से कितने ATP मिलते हैं, 129 ATP का हमें शुद्ध लाभ होता है। जबकि एक ग्लूकोज के अणु से हमें कितने ATP मिलते हैं भाई, 36 ATP मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये सिद्ध हो गया कि हमें वसा से कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।